नमस्कार छात्रों। मैं हिंदी विभाग द्वारा महात्मा फुले कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय पनवेल हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ। यहाँ पर हम आज भाषा विज्ञान जो है उसके संदर्भ में कुछ जानकारी जो है वो देखने वाले हैं। तो भाषा विज्ञान ये जो है, देखिए, मनुष्य समाज में रहकर ही भाषा सीखने का जो प्रयास है उन्होंने किया है। अकेला मनुष्य भाषा सीख नहीं सकता, या भाषा का अगर विकास हो गया है तो समुदाय के कारण ही उसका विकास हो गया है। तो भाषा ये जो है, भाषा के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अपने मतभेद जो है ये यहाँ पर अभिव्यक्त किए हुए हमें दिखाई देते हैं। उनमें से अगर हम देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने तरीकों के अनुसार भाषा को परिभाषित करने का प्रयास किया है। यहाँ पर भारतीय विद्वान और पाश्चात्य विद्वान इन्होंने अपने अपने तरीकों के अनुसार उसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर हम जो पॉइंट देखने वाले वो है भाषा की परिभाषा और उसकी विशेषता है। तो इसकी विशेषता थोड़ी सी हमें संक्षिप्त में थोड़ी सी देखनी है। तो देखिए, यहाँ पर जिस विद्वानों ने या जिन विद्वानों ने अपने भाषा के संदर्भ में अपना मत अभिव्यक्त किया है उसमें पहले आते भारतीय विद्वान डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु। इन्होंने भाषा के संदर्भ में अपने मत अभिव्यक्त किए। ऐसे बहुत सारे अन्य भी विद्वान हैं जिन्होंने यहाँ पर अपने भाषा के संदर्भ में अपने मत रखने का प्रयास किया है। ऐसे भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वान भी है, उन्होंने भी प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, अरिस्टोटल हो गए, उन्होंने भी अपने अपने तरीके के अनुसार उससे अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बाबूराम सक्सेना ये कहते हैं कि मनुष्य समाजशील प्राणी और समाज में रहकर ही वो अपना मत जो है वो अभिव्यक्त कर सकता है, या उससे मनुष्य को जो जो दुख होते हैं वो समाज के द्वारा अपने दुख बताने का प्रयास किसके द्वारा करता है, जब दूसरा व्यक्ति उसके सामने हो तो भी। तो यहाँ पर बाबूराम सक्सेना कहते हैं कि समूह के कारण ही मनुष्य अपनी भाषा जो है वो अभिव्यक्त कर सकता है, या अपने विचार जो है दूसरों के सामने रखने का प्रयास करता है। भोलानाथ तिवारी की अगर हम परिभाषा देखेंगे तो वो कहते हैं कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वो व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा उच्चारण अवयवों से, देखिए, हम किसी भी वस्तु हो, चीज हो, या कोई भी वस्तु हो, उसको एक विशिष्ट नाम है, उसी के अनुसार हम उसका उच्चारण करते हैं। भोलानाथ तिवारी उसके संदर्भ में कहते हैं कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वो व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी अगर हमें किसी के सामने हमारी बात रखनी है तो दूसरा व्यक्ति जब सामने होगा तभी ये जो है उसका भाषा का क्या होगा, अनुकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो भोलानाथ तिवारी भी ये कहते कि भाषा उच्चारण और से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वो व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पर दूसरे विद्वान है आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा, यह भी उनके मत से सहमत है कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वो व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज विशेष के लोग क्या करते हैं, भाषा का या शब्दों का आदान प्रदान करते हैं। तो आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा भी उसके मत से सहमत है जो भोलानाथ तिवारी ने कहा या बाबूराम सक्सेना ने कहा। उसके बाद चौथे विद्वान आते श्याम सुंदर दास, यह भी उसी के मत से सहमत की भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है और समाज में रहने वाले जो विशिष्ट एक समुदाय है या लोग है वो क्या करते हैं, अपने सुख दुख को दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं, तभी उसका विकास हो जाता है। तो श्याम सुंदर दास भी आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा, भोलानाथ तिवारी एवं बाबूराम सक्सेना इनके मत से सहमत होते हुए हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद है डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु, इन्होंने अपने हिंदी साहित्य की जो किताब है या व्याकरणिक जो ग्रंथ है उनके द्वारा लिखित, उन्होंने भी भाषा के संदर्भ में अपना मत अभिव्यक्त किया हुआ हमें दिखाई देता है। तो भाषा का अगर विकास होता है तो वो किसके कारण,
जब मनुष्य समाज में रहकर अपनी वाणी को वहाँ पर अभिव्यक्त कर सकते तभी उसका विकास होगा, अन्यथा भाषा का विकास नहीं होगा। तो ये जो विद्वान है इन्होंने अपने अपने तरीकों के अनुसार भाषा को क्या परिभाषित करने का प्रयास किया है। मनुष्य जो प्राचीन समय में था तब उसने भाषा पशु पक्षी हो या अन्य ध्वनि की आवाज हो इनके द्वारा उसे बोलना सीखा है। धीरे धीरे बोलकर उन्होंने अपनी भाषा का विकास किया, वो हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये जो विद्वान है ये एक दूसरे के मतों से सहमत होते हुए हमें दिखाई देते। उसी तरह से पाश्चात्य विद्वान जो है उसमें प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, अरिस्टोटल हो गए, इन विचारकों ने, इन विद्वानों ने भी उसे भाषा को अपने अपने तरीकों के अनुसार परिभाषित किया है। लेकिन हम अगर देखेंगे तो ये सभी विद्वान अपने मतों से या एक दूसरे के मतों से क्या सहमत होते हुए हमें दिखाई देते। उनका यही कहना है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज विशेष में रहने वाले जो लोग हैं या समुदाय में रहने वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने सुख दुख को एक दूसरे के सामने अभिव्यक्त करने का क्या प्रयास करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो ये सभी विद्वान एक दूसरे के मतों से सहमत होते हमें दिखाई देते। ऐसे बहुत सारे विद्वान भारतीय हो गए, पाश्चात्य हो गए, उन्होंने भाषा के संदर्भ में अपना जो मत है वो अभिव्यक्त किया हुआ हमें दिखाई देता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे आगे, यहाँ पर भाषा की कुछ परिभाषा हमने देखी, उसके बाद इस मतों से सहमत होकर जो उन्होंने अपनी विशेषताएं भाषा के संदर्भ में बताई है वो विशेषता है भाषा सामाजिक संपत्ति है। अगर पहली विशेषता हम देखेंगे तो भाषा सामाजिक संपत्ति, हमने परिभाषाओं में ही देखा है कि मनुष्य जो है समाशील प्राणी होने के कारण अपने सुख दुख को जब दूसरा व्यक्ति सामने होगा तभी अभिव्यक्त कर सकता है, अन्यथा अकेला व्यक्ति अभिव्यक्त नहीं कर सकता भाषा या शब्द। तो देखिए भाषा सामाजिक संपत्ति, समाज के द्वारा उसको हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं या शब्दों को ग्रहण करते हैं, आत्मसात करते हैं। तो भाषा का सामाजिक संपत्ति, समाज के द्वारा उससे ग्रहण किया जाता है एवं अभिव्यक्त किया जाता है। अपने सुख दुखों को बताना या अभिव्यक्त करना, अगर सामने वाला व्यक्ति हमारे पास हो तभी हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो भाषा क्या है, सामाजिक संपत्ति, समाज से उसका विकास होता है और समाज के द्वारा उसे ग्रहण किया जाता है। नए नए शब्द जो भाषा में आते हैं या भाषा में उसका समावेश होता है तो वो किसके कारण, लोग या समुदाय के कारण ही। तो भाषा क्या है, सामाजिक संपत्ति। आगे क्या है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, पिता ने जो संपत्ति कमाई है हम कहते हैं कि वो बेटे को विरासत में मिलती है। घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो या अन्य जो चीजें है वो सभी पिताजी को क्या विरासत में मिलती है। बेटे को जो पिताजी ने कमाई है वो विरासत में मिलती हुई हमें यहाँ पर दिखाई दे। हम भी कहते हैं, हम भी देखते हैं कि हमारे घर में जो भी हमारे पिताजी है वो क्या करते हैं, हमारे पिताजी ने जो जो संपत्ति कमाई वो बेटे को उसी तरह से विरासत में मिलती हुई हमें दिखाई देती है। तो भाषा का पैतृक संपत्ति नहीं, यानी पिता ने जो भाषा ग्रहण की है या जिस भाषा को पिताजी जानते हैं या उसे अच्छी तरह से आत्मसात करते हैं या अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसी तरह से वो संपत्ति बेटे को या वो भाषा बेटा उसी तरह से सीखेगा या बोलेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो भाषा क्या है, पैतृक संपत्ति नहीं, पिता ने संपत्ति कमाई हुई बेटे को विरासत में मिलती है, उसका अधिकार है। लेकिन जो पिता ने भाषा कमाई है या जिस भाषा पर पिताजी का अधिकार है या जिस भाषा पर पिताजी का प्रभुत्व है वो सिर्फ पिताजी का ही होगा, न कि उस बेटे का होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो भाषा क्या है, पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, किसी व्यक्ति की एक ये संपत्ति नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर भाषा का ज्ञान प्राप्त करेगा या वो प्राप्त करना चाहते तो वो समाज में रहकर ही उसको प्राप्त कर सकता है, या विशिष्ट किताबें हैं या विशिष्ट पाठ्य पुस्तक है उसको पढ़कर ही वो भाषा सीख सकता है, अन्यथा नहीं सीख सकता। तो भाषा व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है किसी व्यक्ति को, जैसे हमने देखा पहले दूसरे ही पॉइंट में कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। किसी बेटे को वो विरासत में संपत्ति पिताजी की मिल जाती है, लेकिन विरासत में या
पिताजी ने जो भाषा प्राप्त की है या जिस भाषा पर पिता का प्रभुत्व है उसी भाषा पर बेटे का प्रभुत्व होगा, इस तरह से नहीं है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो छोटा बालक का जन्म अगर किसी दूसरे देश में हुआ है जैसे अमेरिका में, तो वो अमेरिका का ही भाषा सीखेगा। अगर वो बचपन से वहाँ रहता है तो उस भाषा का प्रभुत्व उस पर होगा। तो भाषा क्या व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, भाषा व्यक्तिगत संपत्ति नहीं। किसी भी व्यक्ति जो है वो उस भाषा पर अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। भाषा का सामाजिक संपत्ति, समाज के द्वारा उसका विकास होता है। उससे प्राप्त करना है या ग्रहण करना है या आत्मसात करना है तो वो किसके द्वारा कर सकते हैं? हम विशिष्ट समुदाय में रहने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा हम उससे अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो भाषा व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, भाषा अर्जित संपत्ति, यानी उसे ग्रहण किया जा सकता है। क्या? भाषा अर्जित संपत्ति। ग्रहण किस तरह से? जैसे कि कोई छोटा बालक है, अगर वो घर में है तो हम देखते हैं कि घर में छोटा बालक या छोटा बच्चा बड़ों का अनुकरण करके उसी तरह से क्रिया करने लगता है और धीरे धीरे वो बड़ों के जैसा व्यवहार करता हुआ हमें दिखाई देता है। एक एक क्रिया को या एक एक वस्तु को वो क्या करता है? उसी तरह से आत्मसात करने का प्रयास करता है। तो भाषा अर्जित संपत्ति। हमने पहले देखा भाषा सामाजिक संपत्ति। जिस तरह समाज में रहते हुए लोग उस भाषा को ग्रहण करते हैं उसी तरह से भाषा अर्जित की जाती है, यानी ग्रहण करना, आत्मसात करना। जैसे बहुत सारी किताबें हमने पढ़ी तो उस भाषा पर जो प्रभुत्व है वो हमारा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। वो किस तरह से? तो भाषा पढ़कर या वो किताबें पढ़कर, जितनी हम किताबें पढ़ेंगे उसे ग्रहण करने का प्रयास करेंगे या आत्मसात करने का प्रयास करेंगे, उसी तरह से वो हमें क्या ग्रहण होती चली जाएगी। तो भाषा अर्जित संपत्ति यानी अर्जन की जाते, ग्रहण की जाते। हम छोटा बच्चा का हमने उदाहरण देखा कि छोटा बच्चा बड़ों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है, धीरे धीरे उसे ग्रहण करता है। तो भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। ये हमने यहाँ पर देखा। भाषा अनुकरण और व्यवहार से प्राप्त की जाती है। अनुकरण करना, छोटा बालक क्या करता है? बड़ों का अनुकरण करता है, उसी तरह से वो भाषा सीखता है। धीरे धीरे बोलना, चलना, खेलना, ये सभी क्रिया वो किस तरह से सीखता है? बड़ों का अनुकरण करके। तो भाषा का अनुकरण और व्यवहार से प्राप्त की जाती है, अनुकरण के द्वारा और व्यवहार के द्वारा। ये कब प्राप्त होगी? छोटा बालक घर में रहकर बड़ों का अनुकरण करके उससे ग्रहण करता है। तो बड़े जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि समाज में रहकर एक दूसरे के सुख दुख को बांटकर वो उसे ग्रहण करने के प्रयास करते हुए हमें दिखाई देते। तो भाषा का अनुकरण और व्यवहार से प्राप्त की जा सकती है, अन्यथा नहीं प्राप्त की जा सकती। इसलिए भाषा अनुकरण के द्वारा और व्यवहार के द्वारा उसे प्राप्त किया जा सकता है। विभिन्न भाषा के जो शब्द है वो हमें साहित्य के माध्यम से मिलते हैं और समाज में रहकर दूसरे लोगों के द्वारा भी हम उसे ग्रहण कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तो भाषा अनुकरण और व्यवहार से प्राप्त की जा सकते हैं। हमने बच्चों का उदाहरण देखा। उसके बाद समाज में रहने वाले जो विशिष्ट लोग हैं उनका भी उदाहरण हमने यहाँ पर देखा हुआ हमें दिखाई देता है। भाषा परिवर्तनशील है, भाषा में निरंतर परिवर्तन होता हुआ हमें दिखाई देते। जब पहले भाषा का विकास हुआ तो धीरे धीरे मनुष्य ने उसे क्या अपने अपने तरीकों के अनुसार उसे परिभाषित करने का प्रयास किया है या उसे अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। भाषा में इस तरह से निरंतर परिवर्तन होता हुआ हमें दिखाई देता है। भाषा निरंतर परिवर्तित होती है या अनेक भाषा के जो शब्द है, अनेक भाषा की जो शब्द समूह है वो भी हमारी भाषा में आता हुआ हमें दिखाई देते। ऐसे ही हिंदी में बहुत सारे शब्द समूह, तत्सम, उद्भव, देशी, विदेशी, संयुक्त शब्द, ध्वन्यात्मक शब्द, लोकोक्तियाँ, कहावतें, लोकगीत, ऐसे बहुत सारे शब्द दूसरी भाषा के, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, फारसी हो, अरबी हो, ऐसी बहुत भाषा के शब्द जो है हमें हिंदी में दिखाई देते हैं। तो भाषा इस तरह से परिवर्तनशील होते हुए हमें दिखाई देते हैं। निरंतर उसमें बदलाव होता है, निरंतर उसमें परिवर्तन होता है। नए नए जो शब्द है, नए नए जो पंक्तियाँ है वो उसमें हमें भाषा में आती हुई हमें दिखाई देती है। तो भाषा क्या है? परिवर्तनशील है, न वो रुकती है न उसका अंत होता है, न वो कभी हमें रुकी हुई दिखाई देती है। इसलिए भाषा निरंतर परिवर्तन होती हुई हमें दिखाई देती है।
आगे की विशेषता अगर हम देखेंगे भाषा के संदर्भ में तो वो है कि भाषा की धारा कठोरता से सरलता की ओर जाती है। भाषा निरंतर जिस तरह से नदी है कि निरंतर प्रवाहित होते हमें दिखाई देते, बिल्कुल उसी तरह से भाषा जो है, भाषा की धारा कठोरता से सरलता की ओर आते। जब हम किसी भाषा को पहले सीखने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमें कठिन दिखाई देगी, और जैसे जैसे हम उसे बहुत बार उसे समझाने का या पढ़ने का प्रयास करेंगे तो उसी तरह से वो इजी या अच्छी तरह से हम उसे समझने का प्रयास कर सकते। तो भाषा की धारा कठोरता से सरलता की ओर जाते। एक बार हमारी वो भाषा कंठस्थ हो गई या हम उसकी ओर आकर्षित हो गए तो निश्चित रूप से वो भाषा अपने आप हमें आ जाती। तो भाषा की धारा कठोरता से सरलता की ओर जाती हुई हमें दिखाई देती। पहले भाषा कठिन लगती है नहीं होने के कारण, धीरे धीरे अगर हम उसमें निरंतर उसे पढ़ेंगे या समझेंगे या जानने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वो भाषा हमें सरल या अच्छी तरह से हम उसे ज्ञात करते हुए हमें दिखाई देते। तो भाषा कठोरता से सरलता की ओर जाती हुई हमें दिखाई देती है। वहाँ पर आगे है भाषा संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर जाती है। संयोग अवस्था पहले वो हमें कठिन लगते है, धीरे धीरे हम उसे जैसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमें ये जी या हम उसे ग्रहण करते हुए अच्छी तरह से यहाँ पर दिखाई देते हैं। आगे बताए कि भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता। भाषा जो है निरंतर परिवर्तनशील होती हमें दिखाई देती है, और इस परिवर्तन के कारण भाषा का कोई भी अंतिम रूप हमें दिखाई नहीं देता, निरंतर परिवर्तन होता है। जैसे कि हमने देखा कि नए नए जो शब्द है वो उसमें आते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो भाषा का कोई भी अंतिम रूप यहाँ पर नहीं है, निरंतर वो परिवर्तन होती है, नए नए शब्दों का विकास होता है, और उस विकास के कारण वो आगे और भी बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। आगे का है कि भाषा सामाजिक दृष्टि से स्तरित होती है। सामाजिक दृष्टि समाज में उसका विकास होता है, समाज में वो हमें निरंतर परिवर्तित होते हुए हमें दिखाई देते। तो ये जो भाषा है इसका विकास समाज में होता हुआ हमें दिखाई देता है। आगे है कि भाषा सर्वव्यापक है। भाषा का जो विकास है वो सर्वव्यापक है। इस विश्व में रहने वाले जो लोग हैं ये सभी लोग अलग अलग भाषा जानते, अलग अलग भाषा को सीखते हैं। इसी के कारण भाषा जो है एक हो या अनेक भाषा हो, भाषा क्या है सर्वव्यापक है, न वो कभी रुकती है न उसका कभी अंत होता है, इसलिए वो निरंतर परिवर्तित होते हैं। और भाषा अनेक भाषाएं, मराठी हिंदी अंग्रेजी ऐसे अनेक भाषाएं जो भाषा सर्वत्र व्यापक है। और भाषा का आरंभ वाक्य से हुआ है। भाषा ये जो इसकी शुरुआत है, आरंभ अगर हम देखेंगे तो वो वाक्य से होता हुआ हमें दिखाई देता है। और अंतिम जो यहाँ पर है भाषा नैसर्गिक क्रिया है। अपने आप छोटा बालक हमने देखा कि बड़ों का अनुकरण करके भाषा सीखता है और इस अनुकरण के द्वारा उसे ग्रहण करता है। बिल्कुल उसी तरह से अपने आप वो आ जाते हैं, या छोटा बालक अनुकरण के द्वारा ही बड़ों के अनुकरण के द्वारा उसे सीखता है। तो भाषा नैसर्गिक क्रिया है, मनुष्य समाज में रहकर उसे ग्रहण करता है, और इस समाज में रहकर ही वो अपने आप वो जो व्यक्ति है समाज में रहने वाला उस भाषा को अच्छी तरह से सीखता है, ग्रहण करता है और आत्मसात करता है। इस तरह से ये जो भाषा के संदर्भ में हमने देखा कि भारतीय विद्वान हो, पाश्चात्य विद्वान हो, या उसकी विशेषता कुछ भाषा की देखी, इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि भाषा का अगर विकास होता है तो वो समाज के द्वारा वो तो हमें दिखाई देता है। इसलिए ये विशेषताओं के माध्यम से भाषा निरंतर परिवर्तनशील होती हुई हमें दिखाई देते, न वो कभी रुकती है न उसका कभी अंत होता है। इसलिए भाषा निरंतर परिवर्तित होती हमें दिखाई देती। धन्यवाद।